हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पोल स्टार सैम्पल पेपर 3 सॉल्व करने वाले हैं। सैम्पल पेपर 3 की वीडियो हम पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर ए के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर ए में हमारे पास सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं। इसमें हमारे पास कुल मिलाकर 32 क्वेश्चन दिए गए हैं। इट मीन्स आज हम अपने 32 मार्क्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज डैश एन इरेशनल नंबर एन वॉल नंबर एन रैशनल नंबर एंड और रियल नंबर। हमें कहा गया है दो हमारे पास रैशनल नंबर काउंट करने हैं और उनको प्रोडक्ट करना है, उनका प्रोडक्ट करना है। तो हमने क्या किया, दो रैशनल नंबर काउंट कर लिए हैं। 4/5 हमारा पहला रैशनल नंबर और दूसरा हमारा 3/7 हमने दो नंबर लेट कर लिए हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से करेंगे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 35 आ जाएगा। फाइनली ये जो नंबर बना है ये हमारा फ्रैक्शन में बन गया है, अपॉन में बना हुआ है। इसी को हम रैशनल नंबर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम कोई भी दो रैशनल नंबर काउंट कर लें और उनको प्रोडक्ट कर दें तो फाइनली हमारे पास रैशनल नंबर ही मिलेगा। इट मीन्स आंसर क्या है, अ रैशनल नंबर। तो सी इज़ अ राइट आंसर। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है द नंबर 5 मोर देन 3 टाइम ऑफ एक्स। हमें वो नंबर चाहिए जो कि एक्स का 3 टाइम मल्टीपल हो और 5 ज़्यादा भी हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना फर्स्ट नंबर लेट कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट नंबर एक्स है और हमें सेकंड नंबर क्रिएट करने को कहा गया है। तो सेकंड नंबर क्या होगा, पहले नंबर से 3 गुना ज़्यादा होगा। इट मीन्स 3 टाइम मल्टीपल हो जाएगा। और बोला गया 5 ऐड भी करना है तो हम प्लस में 5 लगा लेंगे। फाइनली यही नंबर है जो हमसे रिक्वायरमेंट कर रखी है। तो फाइनली क्या है, बी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, 3x + 5 यही हमारा वो नंबर है जो हमें चाहिए था। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहा गया है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि पॉलीगन क्या होते हैं। तो पॉलीगन वो होते हैं जिनकी 4 या 4 से ज़्यादा साइडें होती हैं और उनको हम पॉलीगन कहते हैं। 3 साइडों को भी, 3 साइडों वाले फिगर को भी हम पॉलीगन काउंट करते हैं। 3 से ज़्यादा जिसकी ज़्यादा साइडें हैं उनको हम पॉलीगन काउंट कर सकते हैं। चलिए हमने एक काम किया है, हमने 4 साइडों वाला एक पॉलीगन काउंट किया हुआ है जिसके एक्सटीरियर एंगल देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पर ये एक्सटीरियर है, यहाँ पर ये है। अगर इस फिगर के अंदर कोई एंगल बनता है वो हमारा इंटीरियर काउंट होता है। उसी अकॉर्डिंग अगर बाहर बन रहा है कोई एंगल तो वो हमारा एक्सटीरियर काउंट हो रहा है। तो हमें क्या बोला हुआ है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। एक्सटीरियर मतलब ये फर्स्ट वाला एंगल, सेकेंड वाला एंगल, थर्ड वाला एंगल और ये फोर्थ वाला एंगल जब हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 360 बनेगा। ओके फ्रेंड्स, किसी भी फिगर का एक्सटीरियर एंगल काउंट किया जाए अगर वो पॉलीगन काउंट हो रहा है तो उसका सम ऑफ 360 ही आता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आंसर इज बी इज द राइट आंसर, 360। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। इसमें हमसे कहा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर पॉसिबल। इसमें से कौन सा क्वाड्रिलेटर पॉसिबल है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इफ़ 4 एंगल एंड 1 डायगोनल आर गिवन। हमें 4 एंगल और एक डायगोनल गिवन हो तो वो हमारा क्वाड्रिलेटर बनेगा, या फिर 4 साइडें एंड 1 डायगोनल आर गिवन होगा तो वो हमारा क्वाड्रिलेटर बनेगा, या फिर इफ़ 3 एंगल एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन तो हम उसको क्वाड्रिलेटर कहेंगे, या फिर इफ़ 1 एंगल एंड 1 डायगोनल एंड 3 एंगल आर गिवन तो हम उसको डायगोनल कहेंगे। बोलेगा 4 ऑप्शन है तो इनमें से याद रखिए हमारे पास सबसे पहले क्वाड्रिलेटर की 4 साइडें होनी चाहिए और 4 साइडों में कम से कम एक एंगल गिवन होना चाहिए, जिससे कि हम क्लैरिफाई कर पाएंगे कि वो हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटर बन रहा है। तो कंडीशन क्या होती है, 4 साइडें दी होनी चाहिए। जैसा कि हमने यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर बनाया गया है तो ये कंडीशन लिख दी हमने, इफ़ 4 साइड एंड 1 एंगल आर गिवन। तो इट मीन्स हमारा बी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, बी हमारा राइट आंसर है, बाकी सारे आंसर रॉन्ग काउंट किए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बी इज़ अ राइट आंसर। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन टॉसिंग अ क्वाइन। हमें कहा गया है एक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अगर हम एक क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड हमारा कितनी बार आएगा या हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने आंसर शीट पे आएंगे। तो हेड किसे कहते हैं, जिसपे भारत का चिन्ह बना होता है उसको हम हेड कहते हैं, और जिसके ऊपर 1 या 2 समथिंग कुछ ऐसा नंबर होता है उसको हम टेल कहते हैं। ये हमारा हेड और ये हमारा टेल। तो हेड या टेल में से जब हम सिक्का उछालेंगे तो एक ही आएगा, चाहे वो हेड आए या टेल आए। इट मीन्स दोनों की प्रोबेबिलिटी आधी आधी है। तो इसी अकॉर्डिंग हमारा आंसर भी 1/2 आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर इज 1/2। सी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें हमसे कहा हुआ है स्क्वायर ऑफ हुज नंबर विल बी एन ऑड नंबर। बोला गया है स्क्वायर ऑफ विच नंबर। स्क्वायर ऑफ विच नंबर, किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं विल बी ऑड नंबर। तो हम एक काम करते हैं, अगर हमारे पास कोई ऑड नंबर काउंट किया है तो हमने एक काम किया, लिखा यहाँ पर हमें कहा था स्क्वायर ऑफ विच नंबर विल बी एन ऑड नंबर। ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, तो हमने क्या किया, एक ऑड नंबर लेट कर लिया, उसका स्क्वायर किया तो हमारे पास ऑलवेज ऑड नंबर ही मिलेगा। तो आंसर इज 37 दिया हुआ था, 20 दिया हुआ था, 46 दिया हुआ था और 98 दिया था। ये सारे ही हमारे पास इवन नंबर हैं। इनको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर ही आएगा। तो हमें इसने कहा था अगर हम कोई ऑड नंबर लेट करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हमारा वो ऑड नंबर ही आएगा। तो बिल्कुल सही है जी, हमारे पास कोई भी ऑड नंबर लेट कर लीजिए, जैसे कि मैं 5 लेट करता हूँ और 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25 आएगा। तो 25 ऑल्सो अ ऑड नंबर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो इसका आंसर जो है 6, ए आंसर इज अ राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें हमसे कहा हुआ है इफ क्यूब ऑफ अ नंबर इज 1 2 5 ट्रिपल टाइम 0 देन द नंबर इज डैश। हमें कहा गया है कि ये जो नंबर बना हुआ है वो किसका क्यूब है। तो क्यूब में क्या करेंगे, हम सभी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, जिससे कि हमारा नंबर आ जाएगा, उसी को हम अपना आंसर काउंट कर लेंगे। हमने क्या किया, 50 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हम लिखेंगे 50 इंटू 50 इंटू 50। 50 को ही क्यों किया वो भी रीज़न बताता हूँ मैं। यहाँ इसके पीछे 3 टाइम 0 है तो 3 टाइम 0 मिल जाएगा, और 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो 125 मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली हमारा 50 इज़ अ राइट आंसर। इसी अकॉर्डिंग बाकी टर्मों को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस नंबर से ज़्यादा पास हो जाएगा। इट मीन्स ये 1,25,000 से भी ज़्यादा बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई और नंबर आप मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो इट मीन्स हमारा बी इज़ अ राइट आंसर 50। ओके फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में हमसे क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है अशोक शेव 600 रुपीज़ आफ्टर स्पेंडिंग 60% ऑफ टोटल सैलरी। कोई अशोक है, उसने 600 रुपये बचाए हैं, सेव किए हैं, और वो सैलरी का 60% है, उसकी सैलरी का 60% है। व्हाट इज़ हिज टोटल सैलरी। तो उसकी टोटल सैलरी क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट या टोटल सैलरी हमने x मान लिया है, और सेव अमाउंट कितना है 600 रुपीज़ वो सेव कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, स्पेंड अमाउंट परसेंटेज कितनी है, 60% उसने अपनी सैलरी का खर्च कर दिया है, और लेफ्ट परसेंटेज कितनी बचेगी, 40% उसने अपने पास सेविंग में रखे हुए हैं। तो हमें सेविंग अमाउंट के थ्रू ही उसका टोटल अमाउंट निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखकर x हमारा सैलरी है, सैलरी का 40% हमने बचाया है, और बचाए हुए पैसे कितने हैं 600 रुपीज़। तो फाइनली हम यहाँ लिख लेंगे। अब परसेंटेज को हटाकर हम क्या करेंगे, 100 नीचे लगा लेंगे, जिससे कि 40/100 लिखा जाएगा। x वहीं का वहीं है और 600 भी वहीं का वहीं है। अब यहाँ से क्या होगा, ये 40/100 इस साइड टर्न होगा, तो यहाँ आके ये डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिविजन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 100/40। फाइनली हम क्या करेंगे, इसको
कट करने की कोशिश करेंगे, जितना भी कट हो सकता है उतना कट करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम कट करते हैं इसको। हमने क्या किया, पहले 0 से 0 कट कर लिया और इसको कट किया 5 टाइम पे, यहाँ पर ये 2 टाइम पे। 2 से इसको कट करेंगे, यहाँ कितना आएगा 3 आ जाएगा, इट मीन्स 300 आएगा। अब 300 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1500। ओके फ्रेंड्स 1500 आ जाएगा, जो कि उसकी टोटल सैलरी है। आई होप ये आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट रखकर दोबारा रिवाइंड कर सकते हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे 1500। ए इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जो कहा गया है वो कुछ इस अकॉर्डिंग है। कहा गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ब्रैकेट है यहाँ पर, कोमा है सॉरी, वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर एंड जेड का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इनका ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम अपनी क्वेश्चन को कुछ इस अकॉर्डिंग लिख लेंगे। एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पर इतना एक टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म और ये हमारी थर्ड टर्म। इसी अकॉर्डिंग हम इसको लिखने के बाद इनका ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने से माइनस प्लस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इनकेस कहीं पर माइनस होता ब्रैकेट से पहले तो माइनस का इफेक्ट पड़ता, अंदर हम माइनस को पास आउट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे, ये सेम ऐसे ही उतर जाएगा सारा। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ देखिए एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर नेगेटिव है, तो हम इसको फाइनली कट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास वाई का स्क्वायर नेगेटिव है और यहाँ पर वाई का स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसको भी कैंसिल कर लेंगे। यहाँ से जेड का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है, इसको भी कट कर लेंगे, जिससे फाइनली हमारे पास क्या बचेगा 0। तो 0 इज़ द राइट आंसर, इट मीन्स ए हमारा राइट आंसर बनेगा। ओके फ्रेंड्स 0। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीहेड्रॉन। हमें यहाँ पर क्यूब बोला गया है, यहाँ पर ट्रेपीजियम की शेप है, यहाँ पर हमारे पास कोन है और ये हमारे पास अनदर कोई शेप है या। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, पॉलीहेड्रन क्या होते हैं, जिनमें हमारे पास एजेस होती हैं, कॉर्नर होते हैं और वर्टेक्स होते हैं, उनको हम पॉलीहेड्रन फिगर बोलते हैं। तो इसमें एकमात्र फिगर ये जो हमारी सी वाला ऑप्शन है, ये हमारा कोन बना हुआ है, इसमें हमारे पास एजेस नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही कोना होता है जो इसको कह सकते हैं, इसको आप वर्टेक्स कह लीजिए। ओके फ्रेंड्स, उसके अलावा इसमें और अनदर चीज़ें नहीं होती हैं, साइडें नहीं होती हैं इसमें। ये हमारे पास स्लैंट हाइट होती है और रेडियस होता है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा और चीज़ें नहीं होती है, इट मीन्स यही हमारा आंसर है, क्योंकि उन्होंने बोला है नॉट अ पॉलीहेड्रन, तो सी इज़ अ राइट आंसर। सी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा हुआ है, बोला गया है what will be a ratio of perimeter of this circle and its diameter। हमें कहा गया है कि पेरीमीटर और डायमीटर का रेशो निकालना है। तो सबसे पहले क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr। ओके फ्रेंड्स, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr। वैसे हम सर्कल में जब भी काउंट करेंगे तो सरकमफ्रेंस काउंट करते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, बट इन्होंने पेरीमीटर कहा गया है इसलिए हमने भी पेरीमीटर ही लिखा है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr। डायमीटर कितना होता है, रेडियस का ट्वाइस, मतलब 2r हमारा डायमीटर होता है। अब हमें क्या कहा है, इनका रेशो चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को बटे में लिख लिया है, क्योंकि सबसे पहले पेरीमीटर बोला है उसके बाद डायमीटर बोला है, तो इसलिए हमने क्या किया, पेरीमीटर ऊपर रखा और डायमीटर को नीचे रख लिया है, अपॉन में रख लिया इन्हीं दोनों को। और फाइनली क्या करेंगे, यहाँ से r कट हो जाएगा और 2 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर में हमारे पास ये पाई बच जाएगा। तो फाइनली ऊपर बचेगा पाई और नीचे कुछ नहीं बचेगा, इट मीन्स 1 बचेगा, तो हम इसको लिखेंगे 1। इसको रेशो में कैसे लिखते हैं, तो हम लिखेंगे पाई रेशो 1, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इट मीन्स ए इज़ अ राइट आंसर। चलिए हम आंसर को अपने इस वाले पेज पे लोकेट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर, पाई रेशो 1, ये हमारा राइट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू 4 की पावर -4। तो आंसर शीट पे आएंगे हम अपने 4 की पावर -4 को हम किस अकॉर्डिंग लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमें किस अकॉर्डिंग चाहिए। 8 की पावर -2, 2 की पावर -6, 2 की पावर -8, 16 की पावर 2। हमें पावरिंग फॉर्म में लिखना है तो हम एक काम करेंगे, 4 को हम ब्रेक करके 2 की पावर 2 लिख लेंगे। ये -4 वैसे का वैसा ही हमने लिखा हुआ है, सिर्फ 4 को तोड़कर हमने 2 की पावर 2 लिख लिया। इट मीन्स ये 4 ही लिखा हुआ है पर हमें पावरिंग फॉर्म में आंसर देना है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। अब क्या होगा, ये जो पावर है उसके ऊपर फिर से पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो फाइनली में क्या लिखेंगे, -8। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड, 2 की पावर -8 इज अ राइट आंसर। इट मीन्स सी इज अ राइट आंसर। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा हुआ है इन अ कंप्यूटर लैब देयर इज अ 5 कंप्यूटर फॉर एवरी 8 स्टूडेंट। 8 स्टूडेंट जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए 5 कंप्यूटर सफिशिएंट है। और बोला गया है हाउ मैनी कंप्यूटर विल बी नीडेड फ्रॉम 40 स्टूडेंट। तो हमें कहा गया 40 स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर की जरूरत होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने आंसर शीट पे आएंगे तो कुछ इस अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ कंप्यूटर फॉर 8 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर है, 5। तो हमने यहाँ लिख दिया 5। अब इसी को लिखेंगे नंबर ऑफ कंप्यूटर फॉर 1 स्टूडेंट। 1 स्टूडेंट कैसा आएगा, 8 को हम यहाँ डिवीजन में भर देंगे तो यहाँ पर 5/8 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए था, नंबर ऑफ कंप्यूटर फॉर 40 स्टूडेंट की डिमांड थी कि 40 के लिए कितना कंप्यूटर चाहिए होगा। तो हमने क्या किया, सिंपली अपने इस वाले टर्म को 40 से मल्टीप्लाई कर लिया, लिखेंगे 40 × 5/8। अब हम इसको कट करेंगे, 8 को 40 से कट कर लेंगे, कितना आएगा 5। 40 को 8 से कट करेंगे, कितना आएगा 5। 5 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 25। तो 25 कंप्यूटर की जरूरत होगी 40 स्टूडेंट्स के लिए। तो देखते हैं 25 कहाँ लिखा हुआ है, तो ए इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, 25 ए लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा हुआ है y - z y + z इक्वल्स टू डैश। तो हमें ये फॉर्मूला मेक करना है, y - z y + z। ये हमारा फॉर्मूला होता है a - b और a + b क्या बनता है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। उसी अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में ये कहाँ लिखा हुआ है। देखते हैं, सी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड, सी इज़ अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा हुआ है इफ अ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट इज ऑलवेज लाइज ऑन डैश। हमें कहा गया है कोई हमारा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है, तो ये किस क्वाड्रेंट पे बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने आंसर शीट पे आएंगे और इस पॉइंट को लोकेट करेंगे। हमें कौन सा पॉइंट बोला हुआ है, हमें कोई पॉइंट नहीं बोला है, बस ये बोला गया है एक्स एक्सिस ऑफ अ पॉइंट इज 0। हमारा एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट 0 लेट करना है। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट लेट किया जिसका एक्स एक्सिस 0 है, हमने 0 और 3 लेट कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, पहला वाला जो पॉइंट है वो हमारा x होता है, दूसरा जो है हमारा वो y होता है। तो पहले वाले x को हमने 0 लेट कर लिया है और y को हमने 3 लेट कर लिया है, जिससे कि ग्राफ हमारा यहाँ लाइज करेगा इस लाइन पर। इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट लाइज करेगा y वाले पॉइंट पे, वहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है। इट मीन्स जो हमारा पॉइंट लाइज करेगा हम लिखेंगे x कोऑर्डिनेट इज 0 देन पॉइंट इज ऑलवेज लाइन ऑन दी y एक्सिस। कोई भी पॉइंट लेट कीजिए जिसमें हमारा x की वैल्यू 0 है, देन y की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी आती है, तो इस लाइन पे काउंट होगी। उस कंडीशन में हमारा x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इट मीन्स d इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, डी इज़ अ राइट आंसर ऑन y एक्सिस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इसमें हमसे कहा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू 1 डे। इनमें से कौन सी टाइम की वैल्यू है जो 1 डे को क्रिएट करती है या 1 डे काउंट होता है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो वो होते हैं हमारे पास 24। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, वो होता है हमारे पास 60 मिनट। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग देखो पहला आंसर लिखा हुआ है 12 × 12 आवर, तो 12 और 12 घंटे, क्या ये एक दिन बनेगा, जी नहीं बनेगा। 24 × 60 मिनट,
अब इन्होंने मिनट में काउंट कर लिया है, तो मिनट के लिए कंडीशन अप्लाई की जा सकती है। 24 इंटू 60 मिनट, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, तो कुल मिला के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास मिनट्स बन जाएंगे, जो कि ये 1 डे काउंट होगा। बाकी ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि ये थोड़े से अलग कहे गए हैं, इनको भी आप स्टडी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आई होप ये आपको आंसर क्लियर होगा। बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आते हैं ट्रू फॉल्स पे। ट्रू फॉल्स का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा गया है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। हम क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल कुछ इस अकॉर्डिंग होता है, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बना लीजिए, क्वाड्रिलेटरल बोला गया है। स्पेसिफिक शेप नहीं बोली गई है, अगर हमें कोई शेप बोल देगा स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, पेंटागन, तो हम उसको बना के दिखाएंगे। हमें नहीं कहा गया है, हमें सिर्फ क्वाड्रिलेटरल कहा गया है। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, जिसकी 4 साइडें होती हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और उनका बोला गया है इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो इंटीरियर एंगल ये होते हैं अंदर वाले, इनका सभी का इंटीरियर एंगल 360 होता है। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का जोड़ 360 होता है, चाहे वो रेक्टेंगल बन रहा हो, चाहे वो स्क्वायर बन रहा हो। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। इट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ 360 होता है, तो इसका आंसर आप ट्रू लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे एक ग्राफ दे रखा है, यहाँ पर ये ग्राफ हमने यहाँ पर शो करने की कोशिश कर रखी है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, इधर हमारा नेगेटिव होता है और डाउन में हमारा वाई नेगेटिव होता है। तो ये पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पास, जो बार ग्राफ बनाया हुआ है। इन्होंने बोला गया है दिस फिगर इज डिपेक्ट द बार ग्राफ। क्या ये जो फिगर है इसको हम बार ग्राफ कहते हैं, तो बिल्कुल सही है जी, इसको हम बार ग्राफ ही कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, बार ग्राफ में ये टैली जैसी ये जो दिख रही हैं, इमारतें जैसे दिख रही हैं वैसे देखने को मिलती हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर आप ट्रू लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 25% ऑफ 200 इज 50। 25% ऑफ 200, तो 25% हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे 25% इंटू में 200, परसेंटेज को हटाकर हम 100 लगा लेंगे, इंटू में 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली हम इसको कट करेंगे, 00 से 00 कट कर दिया, यहाँ बचेगा हमारे पास 2 और 50, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 50। इक्वल्स टू हमें बोला गया था क्या 50 आएगा, तो बिल्कुल जी, दोनों साइडें हमारी बराबर आ गई हैं। इट मीन्स 25% ऑफ 200 इज 50। ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर आप ट्रू लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है 256 इज द पावर ऑफ 2 इज अ राइट एज 2 की पावर 8। हमें कहा गया है अगर हम 256 का हम पावरिंग फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम 256 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कुछ हम इस अकॉर्डिंग निकालेंगे, 1 तक काउंट करने के बाद हम ये देखेंगे हमारे पास 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो फाइनली 2 जो हमारा है वो 8 बार आ रहा है, तो उसको हम लिखेंगे 2 की पावर 8। तो यही हमारा राइट आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं, हमें क्वेश्चन में कहा गया था क्या इसको हम 2 की पावर 8 लिखेंगे, तो बिल्कुल लिखेंगे जी। इट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर आप ट्रू लिख लीजिएगा। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वो होता है L इंटू बी इंटू एच। और हमें कहा गया है क्या L इंटू बी इंटू एच कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है जी, ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर ट्रू है। तो क्यूबॉइड इस अकॉर्डिंग होता है जिसका वॉल्यूम हम L इंटू बी इंटू एच से निकालते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है 7 इंटू में 9 प्लस 1 अपॉन में 9, इसको क्या हम 7 1/9 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल सही है जी। देखिए अगर हम 9 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 63 आएगा, और उसमें 1 ऐड कर लें तो कितना आएगा 64/9 आएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 आ जाएगा, और 1 ऐड करेंगे तो 64 आ जाएगा 9। तो फाइनली ये दोनों टर्म में इक्वल हो जाएंगी। इट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट कहा जा रहा है, इसको हम इस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर है ट्रू।
आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है इन द रेशो ऑफ in the rate of interest remaining the same then the on depositing amount interest receiving will be decrease। अगर हम कोई अमाउंट को हम कोई अमाउंट का रेट है वो सेम है और बोला गया अगर हम अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो क्या उसका भी इंटरेस्ट सेम डिक्रीज ऑर्डर पे होगा? तो बिल्कुल नहीं है जी, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट कही जा रही है। अगर हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारा सेम है तो डिपॉजिट अमाउंट पर भी वो हमारा सेम ही रहेगा। इट मीन्स ये एक फॉल्स स्टेटमेंट कही जा रही है। इसका आंसर आप फॉल्स लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आंसर इसका फॉल्स लिख लीजिएगा। सॉरी, फॉल्स, इसको कट करते हैं, फॉल्स लिख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इज यूनिट डिजिट कैन बी 0। ये हमें कहा गया है अगर हम कोई नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होना चाहिए। क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक नंबर लेट करेंगे। हमने 100 लेट किया और 10 से डिवाइड किया तो फाइनली क्या होगा? ये 100 टाइम 100 को 10 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 10 आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर हम 1000 लेट करते हैं और डिवाइड करते हैं कितना आएगा? 100 आएगा। अगर इसी अकॉर्डिंग कोई और नंबर लेट करते हैं उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, पॉइंटों में डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स ये बिल्कुल सही है जी। अगर किसी नंबर को हमें 10 से डिवाइड करना है तो उसका लास्ट प्लेस 0 होगा, तभी वो पूरी तरह से डिवाइड हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है। इसका आंसर आप ट्रू लिख लीजिएगा। चलिए फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। फिलअप में हमसे कहा हुआ है पहला फिलअप एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/4। याद रखिए एडिटिव इनवर्स में हम सिर्फ सिंबल को चेंज करते हैं। एडिटिव इनवर्स में यहाँ पर हमारे पास 5/4 पॉजिटिव है तो आंसर में लिखेंगे हम 5/4 नेगेटिव का हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ लिखेंगे -5/4। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है इन अ कन्वेक्स पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 0। हमें कहा गया है एक कन्वेक्स एंगल बनाया गया है, कन्वेक्स पॉलीगन, जिसका इंटीरियर एंगल लेस देन 180 होता है। तो बिल्कुल सही है जी, कन्वेक्स पॉलीगन जब भी बनाए जाते हैं तो उनका इंटीरियर एंगल 180 से कम होता है। तो क्या लिखेंगे हम? लेस देन 180, यहाँ 180 लिख लेंगे। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टन इवेंट इज डैश। हमें कहा गया है जो इवेंट फिक्स है कि वो होना ही है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो याद रखिए उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ हम 1 लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है सर्टन इवेंट, इट मीन्स फिक्स इवेंट। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें हमसे कहा गया x प्लस डैश ब्रैकेट में y प्लस x प्लस डैश अनदर बोला गया है और बोला गया x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स a प्लस बी। इट मीन्स हम अपने ब्लैंक्स वाली स्पेस में a लिखेंगे और b लिखेंगे तो ये फार्मूला क्रिएट हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स a इंटू बी। आप इसको इस अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको ये आंसर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हम ए लिखेंगे, यहाँ पर हम बी लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा हुआ है वो हमारा नेक्स्ट पेज पे है, तो वो कुछ इस अकॉर्डिंग है। चलिए पढ़ते हैं इसको भी। इसमें हमसे कहा गया है एरिया ऑफ रोम्बस इज डैश। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं रोम्बस बनता कैसे है। तो रोम्बस हमारा कुछ इस अकॉर्डिंग बनता है। कहीं से भी नेम देना स्टार्ट कीजिए, ए बी सी और डी। याद रखिए इसमें ये ए सी हमारा डायगनल है और बी डी हमारा डायगनल है। एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए हम इसी की सहायता लेंगे 1/2 फर्स्ट डायगनल इंटू सेकेंड डायगनल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू D1 इंटू D2। इट मीन्स D1 हमारा फर्स्ट डायगनल, D2 हमारा सेकेंड डायगनल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 3 बॉयज़ कैन फिनिश अ वर्क इन अ 9 days। हमें कहा गया है 3 लड़के
एक काम को 9 दिन में फिनिश कर रहे हैं और बोला गया है 9 बॉयज़ टेक टू फिनिश सेम वर्क इन डैश डे। हमें कहा गया है कि 3 बॉयज़ जो काम कर रहे हैं उसको 9 डे में कंप्लीट कर रहे हैं। अगर हम 9 बॉयज़ लगा दें तो कितने डे में काम कंप्लीट होगा? तो हमने यहाँ लिख लिया 3 बॉयज़ कैन फिनिश अ वर्क 9 डे, 9 बॉयज़ कैन फिनिश अ वर्क डैश डे। यहाँ पर हमने डैश डे लिख लिया है, इसको हमने इस अकॉर्डिंग लिखा, 3 ऊपर 9 डे नीचे, 9 बॉयज़ एक्स डे नीचे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 इंटू 3 या 3 इंटू 9, और 9 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू एक्स। फाइनली यहाँ क्या होगा, यहाँ से 9 हमारा नीचे आ जाएगा, 9 9 कट जाएगा, डे हमारे 3 बन जाएंगे। फाइनली 3 डे में 9 लड़के उस काम को 3 दिन में फिनिश कर देंगे। क्योंकि हमारे पास 3 बॉयज़ उसी काम को 9 दिन में फिनिश कर रहे हैं, तो 9 बॉयज़ मिलकर उसी काम को 3 दिन में फिनिश कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। तो आंसर में आप लिखेंगे 3 डेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है 1 और 2 हमारा कोई पॉइंट है इन डैश क्वाड्रेंट, इन अ डैश क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे अपनी आंसर शीट में। ये हमारा इस अकॉर्डिंग बनाएंगे, एक्स हमारा इधर होता है, इधर हमारा नेगेटिव होता है एक्स, इधर पॉजिटिव वाई और नीचे नेगेटिव वाई। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट काउंट होता है, यहाँ से लेकर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा पूरा, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके फ्रेंड्स, क्वाड्रेंट पढ़ते हैं इसको हम। तो जो हमारा पॉइंट है वो कहाँ लाइज कर रहा है, सबसे पहले हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे। हमारा पॉइंट था 1 और 2, तो हमने क्या किया, एक्स हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव थ्रू एक्स 1 के थ्रू जाएंगे, और 2 हमारा ये भी पॉजिटिव है और ये हम वाई की तरफ जाएंगे तो वाई से जाएंगे इधर। तो फाइनली ये पॉइंट हमारा जो बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, तो इट मीन्स ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। किस में लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इन 3 1 z और 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 वेयर z इज अ डिजिट डैश मस्ट बी अ वैल्यू ऑफ z। हमें कहा गया है कोई नंबर है हमारे पास 3 1 z और 5, हमें कहा गया है 3 उसका मल्टीपल है। क्या है, 3 हमारा मल्टीपल है। तो z की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, z की 3 की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, सभी टर्मों को अगर हम ऐड कर दें और वो 3 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि 3 1 और 5 को हम ऐड करेंगे जिससे कि 9 बन जाएगा, z हमने वैसा का वैसा ही लिखा है। फाइनली एक कंडीशन बन रही है, z की वैल्यू हमें वो रखनी पड़ेगी जो 3 से डिविजिबल हो रही है। 3 से डिविजिबल क्या क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ z की वैल्यू 0 रख लें तो ये 9 + 0 9 बन जाएगा, और 9 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, और 9 3 का मल्टीपल भी है। अगर हम z की वैल्यू 3 रख लेंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, और 12 3 का मल्टीपल भी है। इसी अकॉर्डिंग हम 6 रखेंगे और 9 रखेंगे तो वो 3 से डिवाइड भी हो जाएगा और 3 से मल्टीपल भी है। तो आंसर में हम लिखेंगे z 9 + z। ओके फ्रेंड्स, आंसर में क्या लिखेंगे, 9 + z। z हमारा क्या काउंट होगा, 0 3 6 9। आई होप ये आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। याद रखिए जो भी टर्म हमारी मल्टीपल कही जा रही है वो ऑल्सो डिविजिबल काउंट होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी अकॉर्डिंग हमने इस सैम्पल पेपर के पार्ट नंबर ए के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट नंबर बी की लेके आएंगे जिसमें हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। किस तरह की दिक्कत परेशानी आती है कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। या फिर अगर आपका कोई अनदर क्वेश्चन है जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने वाला है, आप हमें कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख दीजिए, हम उसको सॉल्व कर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। किस तरह की दिक्कत परेशानी आती है हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर ऑन द बेस्ट फॉर एग्जाम।